हेलो फ्रेंड्स, एसवाई एकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप बात करेंगे थीम 3। ये हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी 1 या थीम 1, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और जनरली मतलब सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये एनसीईआरटी है एंशियंट इंडिया की। ठीक है, एंशियंट इंडिया की ये एनसीईआरटी है जिसके मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आप पुराने वीडियोस मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, प्लेलिस्ट नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे चेक कर सकते हो। राइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो दोनों चैप्टर जरूर देखें क्योंकि उनकी जो बातें हैं मैं वो यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। कुछ बेसिक हिस्ट्री की बातें होती हैं जो मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, जो मैंने वहां पे डिस्कस कर ली है। राइट, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम अब बात क्या करेंगे। तो देखिए, मैंने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स बनाए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और भी काफी लेक्चर्स बनाए हैं। उसमें मेरे को जो रियलाइज हुआ है स्टूडेंट्स के फीडबैक से, वो ये पता चला है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे आराम से सब कुछ कंप्लीट करके करूं। राइट, तो वो आइडिया रहेगा। तो अब से मैं जो भी लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें मैं स्लोली कंप्लीट करूंगा सारी चीजें विद ऑल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कुछ चीजें इस बुक से बाहर भी होंगी, डेफिनेटली इस बुक में सब कुछ तो है नहीं और समझ में भी नहीं आता। राइट, तो कुछ चीजें बाहर भी होंगी। अब अगर आप थोड़ा सा तेज देखना चाहते हैं तो स्पीड 1.5x या 1.75x या 2x करके आप देख सकते हैं। राइट, और अगर आप इन दी एंड चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिकैप बनाऊं, थोड़ा फास्ट क्रैश कोर्स टाइप का बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वो भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो एक्सपेक्ट करिए मैं स्लोली मूव करूंगा। ठीक है, ये आप एक्सपेक्टेशंस के साथ चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स बिगिन करते हैं। कोई भी फीडबैक, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो आपका जैसे मैं पहले भी करता आया हूँ पूरा करता रहूंगा। तो ये थर्ड चैप्टर है। ध्यान से एक एक वर्ड देखिए। अगर हम किनशिप मतलब भाईचारा है ना, किन मतलब ब्लड वगैरह से रिलेटेड चीजें। राइट, देखिए और भी मतलब हो सकते हैं कि मैं इतना नहीं जा रहा। ठीक है, मैं सिंपल कास्ट, सोशल हिरार्की। ठीक है, सोशल हिरार्की होती है ऊपर से नीचे, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। कास्ट का मतलब यही होता है। राइट, 4 मेन मतलब वर्नास थे, उसी को फिर कास्ट बना दिए गए। अल्टीमेटली वर्नास और कास्ट में फर्क होता है, मैं ये काफी बार बता चुका हूँ। क्या फर्क है कमेंट सेक्शन में लिखिए। वर्ना अलग है, कास्ट अलग है। वर्ना जो है काफी लोग कहते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था। अ, भीमराव अम्बेडकर इससे एक्सेप्टेड नहीं थे, वो वर्ना कॉन्सेप्ट से भी एक्सेप्ट मतलब उनको सही नहीं लगा था। कास्ट तो मतलब बिल्कुल ही भीमराव अम्बेडकर ने तो काफी कुछ कहा है कास्ट के बारे में, आप पढ़ें कभी टाइम मिले तो कास्ट मतलब सोशल हियरार्की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उसके अंदर भी सब कास्ट है, मल्टीपल है ना। उसके बाद अगर आप देखें इंडिया में तो कास्ट मुस्लिम्स में भी है, कास्ट सिख में भी है, कास्ट क्रिश्चियन में भी है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट है। और कास्ट आप ऐसी चीज है जो सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। इंडिया मतलब इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड ही है, बांग्लादेश भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है, और कहीं कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। राइट, तो कास्ट के बहुत सारी चीजें, एक ही में शादी करो, बिजनेस भी एक के साथ करो, मिलना जुलना ना रहे, बहुत सारी चीजें ये आप जानते हैं। और सोशियोलॉजी के चैप्टर्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट एनसीईआरटी उसमें अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। क्लास, क्लास का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास, मतलब क्लास जैसे हाई क्लास, जैसे आजकल वर्ड यूज किया जाता है हाई क्लास के लोग हैं हम। हाई क्लास में तो देखिए क्षत्रिय भी आ सकते हैं, ब्राह्मण भी आ सकते हैं, वैश्य भी आ सकते हैं। जनरली शूद्रा नहीं आते थे उस टाइम में, हम कब की बात कर रहे हैं, इस टाइम की। तो इस टाइम में शूद्रा नहीं आते। तो क्लास मतलब आपकी क्लास क्या है। राइट, ये इनका मतलब है। और भी कुछ आपको बेटर डेफिनेशन लगे कमेंट सेक्शन में लिखें। सर अर्ली सोसाइटी, तो यही फोकस है इस चैप्टर का, अर्ली सोसाइटी। चल जो सोसाइटी थी, सोसाइटी पे फोकस रहेगा इस चैप्टर का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं वही समझ के बनाता हूँ। आप कोई भले ही 12th की एनसीईआरटी हो, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि अगर आप हिस्ट्री का कुछ भी कर रहे हैं आपको पूरा केस कर क्लियर हो जाए। तो मैंने वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्यों बोला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं थीम बेस्ड, जैसी एनसीईआरटी वैसी थीम बेस्ड। पढ़ने में पहली बार जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, लेकिन अगर क्रिस्टल क्लियर कोई अच्छा समझाने वाला हो तो समझ में आ जाता है। अब ये एक और बढ़िया सी चीज दे रखी है, सरका सी 600 बीसीई से 600 एई, इसको एडी भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं समझाया हुआ है मैंने। कहीं कहीं इसको लिखा जाता है 6th सेंचुरी बीसीई से लेके 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, सीई ये भी लिखा जाता है। मिलेनियम मतलब 1000 साल। ठीक है,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसकी काफी सारी बातें होती है, बहुत कुछ हुआ इंडिया में। क्या क्या हुआ थोड़ा सा बता दूं, है ना, क्लियर, जिससे क्लियर रहे। बुद्धा, जो मुझे याद आएगा वही बता पाऊंगा। अब हुआ तो अनलिमिटेड चीजें, महावीर आए, डेथ हुई, काफी कुछ किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन वर्ड भी यूज किया जाता है। उसके बाद महाजनपदा आपने सुना होगा, एमजे लिख देता हूँ, ठीक है, महाजनपदा। इतना लंबा नाम कौन लिखेगा जल्दी जल्दी, आप वो बोलोगे लेक्चर काफी ज्यादा ही लंबा हो रहा है। महाजनपदा है ना, मौर्यन पीरियड। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो चुके हैं। वैसे तो क्या टाइम पीरियड है ये किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन जनरली एक्सेप्टेबल कहा जाता है कुछ ऐसा। मैं अगेन याद दिला दूं, पक्का नहीं है ये, कहीं और कुछ और पढ़ोगे, बोलोगे गलत गलत पढ़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, ये वाला जो टाइम पीरियड है सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक टाइम पीरियड अज्यूम किया जाता है, काफी जगह बोला जाता है। कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि टाइम पीरियड क्या था, छोटे मोटे कोई एग्जाम पूछ ले तो अलग बात है, स्टैंडर्ड का कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगा। तो ये टाइम पीरियड जनरली माना जाता है। टाइम पीरियड होके क्या होता है समझ में आता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, टाइम पीरियड अलग अलग हिस्टोरियंस के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन ये पक्का है कि हड़प्पा के बाद अर्ली वैदिक पीरियड आया, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया। सी क्या लिखा है, इसको एलवीपी कर दो, ठीक है, सी मैंने गलती से लिख दिया, एलवीपी, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये खत्म हो चुके हैं, इसकी बात जो हो रही है 600 बीसी, ये जो चैप्टर की बात हो रही है ना, इसमें लेटर वैदिक पीरियड भी खत्म हो चुका है, ठीक है। बुद्धा आ गए हैं। एग्जैक्ट कब बर्थ हुआ अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। मेरा तमिलनाडु एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, देख लो अच्छे से, मैंने पूरी हिस्ट्री एंशियंट मेडिवल कवर कर रखी है। और क्या क्या हुआ मुझे कितना याद आएगा, देखते हैं। यहाँ बीच में ना, यहाँ पे लिख देना कहीं, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, बड़ी बहुत बड़ी बात है। कुछ 14वीं बीसी सदी में कुछ हुआ था, है ना, एग्जैक्ट डेट क्या है मुझे याद नहीं आ रही, शायद 326 या 327 बीसी थी, चेक कर लेना इसे। मैं अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था, अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे, वहीं से वापस चले गए थे। नंदास थे था इस टाइम में, नंदास, मौर्य नहीं थे, ठीक है, नंदास थे इस टाइम में, मौर्य आए। तो इनको आप कह सकते हो आसपास में है, ठीक है। महाजनपद पहले ही स्टार्ट हो गई थी वैसे, ठीक है, महाजनपद पहले स्टार्ट हो गई थी, फिर चल रही थी, उसमें इतना भी जा रहे, मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ क्या क्या हुआ था। उसके बाद मौर्यन पीरियड खत्म हुआ, फिर शिशु नागाज आ गए, या शुंगास कह देते हैं, शुंगास, शिशु नागाज नहीं, शुंगास, सॉरी फॉर दैट। शुंगा है, पशु मित्रा शुंगा, जिनका आपने नाम सुना होगा। कानवास भी आए अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में। उसके बाद बाहर के लोग आए, बाहर के मतलब इंडिया से बाहर, जिन्हें पॉपुलरली कहा जाता है कुशानाज आए, ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इंडो ग्रीक्स। ये सब मैं लिख रहा हूँ क्या क्या हुआ था, क्रोनोलॉजिकली नहीं बता रहा। साकाज आए, प्रतिहाराज आए, राइट, ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं, काफी सारी चीजें। उसके बाद आप देखो तो संगम पीरियड भी आया है, जिसका इस लेक्चर में ज्यादा जिक्र नहीं, लेकिन है थोड़ा, ठीक है, आइडिया रहेगा। संगम लिटरेचर कहाँ, मतलब संगम पीरियड कहाँ पे, साउथ इंडिया। इसका जो टाइम है वो खिंच रहा है, मतलब पीछे तरफ जा रहा है, जैसे जैसे स्टडी हो रही है, पीछे मतलब लेटर वैदिक पीरियड की तरफ ये जाते जा रहा है, जैसे जैसे स्टडीज होती जा रही है। अब देखते हैं आगे चल के कितना कर पाते हैं हिस्टोरियंस, पैसे कम है, काम ज्यादा है। उसके बाद अगर आप देखें संगम पीरियड के बाद थोड़ा सा आप देखें तो पल्लवाज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अर्ली चोलास भी आपको दिखेंगे कहीं कहीं, अर्ली चोलास, ठीक है। और आप अगर देखें तो चोला चेरा पांड्या भी आपको यहाँ पर दिखेंगे अलग अलग पीरियड में। पांड्या के अंदर ही ये संगम की संगम लिटरेचर हुआ था, मुझे मतलब जहाँ पे काफी सारे पोएट्स थे, चोला चेरा पांड्या। मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, अगर आपको अच्छे से समझ रहा है मेरी तमिलनाडु एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में से देख लेना। ये मेन मेन चीजें थी फर्स्ट टाइम पीरियड में, 620 से 600 सी। और एक चीज मैं भूल गया बताना, वो है सातवाहना पीरियड। डेक्कन इंडिया में सातवाहना आए थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अगर आपको नाम सुना हो, सातवाहनास, ठीक है, कहाँ पर आए थे, वेस्ट इंडिया में, डेक्कन, डेक्कन रीजन में, मौर्य के बाद में आए थे, राइट। उसके बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट रूलर है जो आजकल काफी ज्यादा पूछा रहा है, खरावेलास। कहाँ पर है, कहाँ पर है खरावेलास, ये थे उड़ीसा में। और इसको तब उड़ीसा पहले बोला जाता था, अब उड़ीसा बोला जाता है, तो आपको जो से रखना है, खरावेलास है ना, काफी काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखिए आए तो और भी थे, मोस्टली मुझे जो इवेंट्स याद आ रहे हैं
वो यही आ रहे हैं। उसके बाद टेम्पल्स बनेंगे, बुद्धिज्म फैलेगा, कम होगा, चीजें चलेगी, कास्टिज्म स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे सोसाइटी की बात करेंगे, ये सारी चीजें हुई हैं। सॉरी मैंने क्रोनोलॉजिकली नहीं बताया, क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखना चाहते हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका जो डिस्कशन है यहीं पे वापस शुरू करता हूँ। आप बोलोगे एनसीईआरटी शुरू भी नहीं करी, हाँ जी अब इसी स्पीड से चलेंगे, सॉरी थोड़ा स्लो। तो इन द प्रीवियस पीरियड हमने देखा देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ तो देख ली 600 बीसी से 600 सी, और इन चीजों ने हमारी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करा। हमेशा पॉलिटी और इकोनॉमी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, इसलिए कहा जाता है वोट दो, सोच समझ के वोट दो। वोट अगर गलत दोगे तो सोसाइटी भी इम्पैक्टेड होगी। तो आज जो आप देख रहे हो तो दुनिया भर में हो रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप समझ पा रहे हो, है ना। For instance, the extension of agriculture into forested area transformed the lives of forest dwellers. फॉरेस्ट dwellers जो ट्राइबल्स की तरह रहा करते थे, लेकिन जब उन्हें एग्रीकल्चर सिखाया गया तो वो भी, उन्हें भी तमीज आ गई, लिहाज आ गए। आप ये समझना चाहें तो, अगर मतलब मैं समझाऊं तो उनके अपने रूल्स होते थे, उनके अपने गॉड्स होते थे। लेकिन ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स जिन्हें एग्रीकल्चर की महारत हासिल थी, उनको बड़े बड़े लैंड दे दिए जाते थे और बोला जाता था ये लैंड आपका है, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें आप एग्रीकल्चर सिखाएं। और ऐसी फॉरेस्ट में भी काफी लाइफ चेंज हुई। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, राइट। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट, क्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रोफेशन हुआ। ज्यादातर इसमें वैश्यास काम किया करते थे। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, काफी लोग अमीर हो गए, काफी गरीब हो गए। स्पेशली फायदा यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राह्मण्स का हुआ है, क्षत्रियस का हुआ है। और काफी टाइम पे आपको दिखेगा वैश्यास ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। काफी जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ कुछ चीजें दे रखी है। हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल tradition to understand these processes. Some texts lay down norms of social behavior, others describe and occasionally comment on a wide range of social situation and practices. We can also we can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. Inscription क्या होता है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने कहाँ से पढ़ाई है, जो बातें यहाँ लिखी गई है टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं हिस्टोरियंस, राइट। उन टेक्स्ट को पढ़ के थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अच्छा जी सोसाइटी उस टाइम में कैसी होगी। उसके साथ साथ हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे पत्थर पे कुछ लिख देना। जैसे अशोका ने पत्थरों पे लिख दिया, रॉक एडिक्ट, रॉक पे लिख दिया, रॉक पत्थर है ना, उस पे लिख दिया तो रॉक एडिक्ट कहा जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट। आप कहीं पे भी हो इंडिया में अगर हो तो आपके आसपास रॉक एडिक्ट जरूर होगी, अनटिल अनलेस आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो या कहीं ऐसी अलग से जगह पे जैसे अंडमान निकोबार। अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास होगी अशोका रॉक एडिक्ट, जरूर एक बार देखें। और उसको लैंग्वेज में पढ़े, मतलब जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई है ओरिजिनली उस लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें। तो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पे लिख देना, कहीं पे भी लिख देना, ऐसी जगह पे लिख देना जो पढ़ने में आ जाए, जो कभी भी चेंज ना हो पाए, ठीक है। टेक्स्ट पे लिखना नहीं होता, टेक्स्ट पे लिखना अलग चीज है, वो इंस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी आपने दीवार पे कुछ गा दिया, जैसे कुछ होता है ना फनी वे में, मैं जैसे बताऊं, दीवार में लोग लिख देते हैं लैला, मतलब आई लव हर, ही शी लव हिम, ऐसे लिख देते हैं ना, नाम आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये भी एक इंस्क्रिप्शन हो गई, तो वो भी एक इंस्क्रिप्शन है फनी वे में आप अगर देखना चाहें तो ये भी आप देखें तो ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन से कहने का मतलब ये है दीवारों में गाड़ दिया, अच्छा जी हम थे रूलर, यहाँ इस टाइम में ये होता था वो होता था। अशोका ने तो अपना सब कुछ ही लिख दिया, काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख डाला पूरा का पूरा अशोका ने तो। Anyways, as we will see, each text and inscription was written from the perspective of special social categories. So we need to keep in mind who composed what and for whom. तो इसमें ये लिखा गया है कि ये जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है ये केयरफुली किसी के लिए लिखी गई है, स्पेशल सोशल कैटेगरी के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अशोका जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लिखते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या हो गया, पाकिस्तान के अराउंड का एरिया, पंजाब के अराउंड का एरिया, ठीक है। उस एरिया में जब लिखते थे अफगानिस्तान में तो अरेमिक स्क्रिप्ट में लिखते थे, ठीक है। खारोष्टी स्क्रिप्ट, अरेमिक लैंग्वेज, इन सब में लिखते थे, ग्रीक, है ना। लेकिन जब इंडिया में लिखते थे, इंडिया मतलब उड़ीसा में हो गया, कर्नाटक में हो गया, है ना, जब यहाँ पर लिखते थे अशोका तो वो ध्यान रखते थे कि इनको भाई अरेबिक ग्रीक नहीं आती, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे और लैंग्वेज यूज करते थे प्रकृत। तो ये आपको याद रखना है, तो सोच समझ के लिखते थे, प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे अशोका, राइट। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये हु कंपोज्ड इट, किसने लिखी है, और
हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर whom, किसके लिए लिखी गई है। जैसे ब्राह्मण अगर लिख रहे हैं तो ब्राह्मण सोच के लिखेगा, शूद्रा ने तो कुछ लिखा ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला, इसलिए उनकी हिस्ट्री पता भी नहीं, उनकी सोसाइटी की हिस्ट्री। रशिया भी ज्यादा नहीं लिखते थे, ज्यादातर ब्राह्मण और ज्यादातर क्षत्रिय लिखते थे, क्षत्रिय मतलब किंग्स वगैरह। We also need to consider the language used and the ways in which the text circulated. Used carefully, text allow us to piece together attitude and practices that shape social histories. तो पूरा हमें एटीट्यूड सोसाइटी के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट से। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जैसे किताबों वगैरह में जो लिखा गया, ठीक है, जैसे मनुस्मृति हो गई है ना, मनुस्मृति सुनी होगी आपने जरूर, राइट। इस इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पत्थर वगैरह में जो लिखे गए, मनुस्मृति। सॉरी फॉर स्पेलिंग अगर आपको समझ में ना आए, मनुस्मृति वैसे पता ही होनी चाहिए स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं। इन फोकसिंग ऑन द, देखिए महाभारत का यहाँ पे काफी जिक्र है ना, काफी बातें महाभारत की आपको दिखेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एससे में भी काफी यूज कर सकते हो, तो थोड़ा वो ध्यान से पढ़ेगा, है ना। In focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in its present form into 1 lakh verses with depictions of a wide range of social categories and situations, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. मैं इस बात से पूरा एग्री करता हूँ कि महाभारत रामायण जो है वो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, और माइथोलॉजिकल टेक्स्ट जो होते हैं वो हिस्टोरिकली पूरे तरीके से ट्रू नहीं होते, है ना। पूरी तरीके से रामायण महाभारत ट्रू नहीं है। अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको ये भी पता होगा कि महाभारत और रामायण के काफी सारे वर्जन है अलग अलग रीजन में, उनको कंपाइल करके काफी सारी महाभारत रामायण वगैरह लिखी भी गई है। रामचरितमानस है ना, तुलसीदास जी की अलग है, सबकी अलग अलग आपको दिखेगी, है ना। रामायण और महाभारत भी ऐसे आपको अलग अलग दिखेगी। क्या वाल्मीकि ने लिखी क्या रामायण महाभारत, बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, वाल्मीकि जी ने लिखी है या नहीं लिखी, पूछ लिया जाता है काफी बार। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, भले ही महाभारत और रामायण माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, माइथोलॉजिकल मतलब जो हिस्टोरिकली ट्रू प्रूफ नहीं कहे गए। हिस्टोरिकली ट्रू प्रूफ मतलब किसी चीज को गवाह बनना, हाँ जी ये इवेंट हुआ था पक्के से, है ना, या क्या कुछ ना कुछ एनालिसिस करके निकालना, तो वो होता है ट्रुथ। लेकिन महाभारत और रामायण में जो चीजें लिखी गई हैं उससे हमें पता चलता है कि वहां पे सोसाइटी कैसी थी, इसलिए महाभारत रामायण को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। तो इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 साल, देखिए 1000 साल में लिखी गई है, 500 BCE ऑनवर्ड्स, ठीक है, 500 BCE ऑनवर्ड्स लिखी गई है महाभारत। ये हमें पता चलता है उसके टेक्स्ट के कंटेंट से, कंटेंट क्या क्या है, और हमें उसकी जो बातें लिखी गई हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, और थोड़ी कार्बन एनालिसिस से, है ना, ऐसी सब चीजें मतलब एनालिसिस करके ये फाइनली पता लगाया गया है कि 500 BCE ऑनवर्ड लिखी गई है। इसका मतलब महाभारत में जो चीजें प्रेजेंट है वो 600 BCE से लेके 600 CE पीरियड में कॉन्साइड करती हैं। तो अगर हम उसको पढ़ें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टाइम में सोसाइटी कैसी थी। मेरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लो। चलिए, and some of the story it contains may have been in circulation even earlier, ये भी याद रखना है। तो बातें जो हैं सुनी गई, जैसे ऋग्वेद लिखा गया, बाद में लिखा गया, पहले जो था वो पास ऑन किया जाता था, हाँ जी ऐसा है, एक एक से एक पास किया गया। और अगर महाभारत के बारे में क्या है मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, आप सबको पता ही होना चाहिए, दो सेट ऑफ वैरिंग कजन्स के बीच में लड़ाई है, काफी अच्छे टेक्स्ट है, भगवत गीता भी है इसमें, है ना, तो आप पढ़े वो। ऐसे वगैरह एथिक्स में यूज किया जा सकता है अगर जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है महाभारत, है ना। रामायण इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, महाभारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी के लिए मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं ये सोसाइटी से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें होंगी, दिल पे मत ले लेना, पढ़ाई की तरह से पढ़ना, ठीक है। कंट्रोवर्शियल बातें आपको दिखेंगी यहाँ पे, तो दिल पे मत लेना, जो यहाँ पे लिखा है मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं बस आपको एनालिसिस दे दूंगा, बाकी आप देख लेंगे। देखो, क्रिटिकल एडिशन ऑफ दी महाभारत, क्रिटिकल खुद ही वर्ड लीजिए, क्रिटिकल का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना। So one of the ambitious projects of scholarship began in 1919 under the leadership of noted Indian Sanskritist, इनका नाम याद रख लीजिए, VS सुखथानकर। क्या पता आप कौन बनेगा करोड़पति में जाओ और ये नाम आ जाए, है ना, क्वेश्चन आ जाए 1 करोड़ रुपए का, तो ये भी याद रखो आप, VS सुखथानकर। A team comprising dozen of scholars initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata. What exactly did it involve? Initially, it meant collecting Sanskrit manuscripts of the text written in a variety of scripts from different parts of the country. तो मैं जैसे शुरू में कह रहा था महाभारत के बहुत सारे वर्जन है, तो देखिए इन्होंने क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वर्जन उठाए, एनालाइज किया, उसे एक कॉमन वर्जन बनाया।
तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो उससे हमें पढ़ने से क्या समझ में आएगा, हिस्ट्री कैसे बनती है, हिस्ट्री, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अदरवाइज एग्जाम में ज्यादा सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो टीम ने क्या क्या करा भाई, इनके हमारे जो साहब थे, क्या नाम है इनका, सुख्तानकर साहब के, टीम ने क्या क्या किया। द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। Ultimately, they selected the verses that appeared common to most of the versions and published these several volumes. तो भैया मैं आपको 20 लोगों से कोई बात पूछूं, जो सब बातें आपने कॉमन है, इसका मतलब ये ट्रुथ है, समझ रहे हो। आप सब बोलो हाँ जी भाई, धोनी जो है सबसे अच्छा प्लेयर। आप बोलो किसी के बारे में कुछ बोलो, किसी के बारे में कुछ बोलो, लेकिन एक चीज को आप सब एग्री कर रहे हो कि धोनी जो है वो बढ़िया क्रिकेटर है, बढ़िया है ना। तो हाँ जी सही बात है, मैं लिख लूंगा अपने टेक्स्ट। रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस, द प्रोजेक्ट टुक 47 years टू कंप्लीट। बताओ भैया, है ना, कितने साल में तो क्या क्या बन जाता है, लेकिन अच्छा काम है, ठीक है ना। महाभारत तक कोई ऐसी छोटी मोटी टेक्स्ट नहीं है। Two things became apparent. There were several common elements in the Sanskrit version of the story, evident in manuscripts found all over the continent. फिर से पढ़ो, दो चीजें apparent पता चली। There were several common elements in the Sanskrit versions. तो संस्कृत वर्जन पे काफी सारे कॉमन एलिमेंट्स थे, एविडेंट इन स्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरल एंड साउथ में तमिलनाडु में, ठीक है। All evident were also evident were the enormous regional variations in the ways in which the text and had been transmitted over the centuries. तो regional variations थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें मिली। These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. फिर से पढ़ो, variations को document कर दिया गया footnote और appendices में। Taken together, more than half the 13,000 pages are devoted to these variations. तो variations को देखो 13,000 pages दिए गए हैं, more than 13,000 pages, more than half of the 13,000 pages, ठीक है। In a sense, these variations are reflective of the complex processes that shaped early social histories through dialogues between dominant tradition and resilient local ideas and practices. तो dominant tradition क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए dominant tradition, देखो दिल पे मत लेना कि इंडिया क्या है। इंडिया जो है एक हिंदू कंट्री है, आप ऐसे बोलते हो, है ना, अगर कोई ऐसे बोलते, लेकिन आप यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मिस कर रहे हो। जैसे यही मैं नहीं कह रहा मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, यही नहीं बोल रहा। आप इसमें ये भी मिस कर रहे हो कि हिंदू के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, राइट। तो मतलब ये क्या है, डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट आपने बोल दिया ओके हिंदू कंट्री, है ना। आपने ऊपर से बोल दिया कि हाँ जी मोस्ट पीपल जो है वो डोमिनेंट ट्रेडिशन, और रेजिलियंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस भी हैं, ठीक है। दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज कंसेंसस। इनमें कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस रहती थी इनकी बातों में। डोमिनेंट ट्रेडिशन वाले अलग कहते थे, लोकल ट्रेडिशन वाले अलग कहते थे। One understanding of these processes derived primarily from the text written in Sanskrit by and for Brahmins. फिर से पढ़ो। One understanding of these processes derived primarily from the text written in Sanskrit by and for Brahmins. तो Brahmins ने अपने लिए लिखा और अपने पढ़ने के लिए। When issues of social history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts at face value, believing that everything what was laid down in these texts are actually practiced. तो जो अर्ली हिस्टोरियन थे वो क्या कहते थे कि ब्राह्मण्स की जो लिखी गई हैं चीजें वो बिल्कुल सही है, जो मैंने बोला वही है ना। लेकिन subsequently scholars began studying other traditions also from works in Pali. पाली ब्राह्मण ये बुद्धिज्म की लैंग्वेज काफी पॉपुलर हुई थी, है ना। प्रकृत प्रकृत ज्यादातर आपको जैन में दिखेगी और अशोका ने भी यूज करी थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अशोका बुद्धिज्म में थे, उन्होंने प्रकृत यूज करी। और तमिल तमिल काफी ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है। These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. ठीक है, तो मतलब आप ये याद रखो, ठीक है, संस्कृत जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है ऑथोरिटेटिव, लेकिन उसको ये नहीं था कि वो जो भी है वो बिल्कुल सही मान लिया गया, उसको काफी बार रिजेक्ट भी किया गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इट दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो इससे समझ में हमें ये आता है कि हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। जब भी कोई बात वो लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादातर डोमिनेंट व्यू जो होता है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। A section of the page from the critical edition. The section printed in large bold letters is part of the main text. The smaller list variations in different manuscripts which were category. The smaller print list variations. तो देखो ऐसे लिखा गया है महाभारत। तो जो लार्ज बोल्ड लेटर्स में लिखा गया वो
वो मेन टेक्स्ट है, और जो स्मॉलर प्रिंट में लिखा गया है वो वेरिएशंस है। वेरिएशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो वेरिएशंस आपको दिखेंगी ना, वो स्मॉलर में लिखा गया है। तो ऐसे ये लिखी गई है जो बनाई गई थी। ये देखो, ये जो बड़े टेक्स्ट में लिखा गया है, ये वो है, और ये फिर वेरिएशंस है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बात हुई। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आएंगी। इसमें मैं पहला ही टॉपिक कंप्लीट करूंगा, फिर लेक्चर रोक दूंगा, जिससे ज्यादा खींचे ना। तो किनशिप, मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिली। तो किनशिप मतलब फैमिली वगैरह के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैरिज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी जगह पे आपको दिखेगा कि भैया एक दूसरे के खून में शादी कर देते थे, काफी जगह नहीं भी करते थे। तो आपको वेरिएशन यहाँ पे दिखेंगे। टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुला टू डेजिग्नेट फैमिलीज। लिख लो इसको नोट में। नाती फॉर लार्जर नेटवर्क ऑफ किन फोक। ठीक है, लार्जर नेटवर्क, जैसे आपको बोल दिया जाए, एग्जांपल ले रहा हूँ बस, जैसे मीना ग्रुप हो गया एग्जांपल के लिए, ठीक है, या बोलो आप खान, है ना, एग्जांपल के लिए समझ में आना चाहिए आपको बस ये, ठीक है। या आपको बोल दिया गया नेवालिया ग्रुप, है ना। तो ऐसे ये हो गया लार्जर नेटवर्क। द टर्म वंशा इज यूज्ड फॉर लीनिएज। लीनिएज क्या आ रही है, ऊपर से लीनिएज क्या चलती हुई आ रही है ना। जैसे आपके सरनेम से बता दिया जाएगा, ओके आप ये हो, है ना, ऐसे बोला जाता है ना, शर्मा हो, अच्छा आप ओके, ऐसे, है ना, आजकल भी बोलते हैं। Families are usually part of larger network of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. ठीक है, kinfolk. When familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined in many different ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relations, whereas other do not. तो काफी जगह सोसाइटी में बोला जाता है कजन जो है सेम ब्लड के हैं, कजन जो है सेम ब्लड के हैं। और काफी सोसाइटी में बोला जाता है नहीं है भैया, कजन तो दूसरे हैं, है ना। जैसे कजन का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये पी पेरेंट है, इनके 3 बच्चे हैं, ये C1, C2, C3, है ना। फिर इनके बच्चे हुए, ये लेट से गर्ल हुई, ये बॉय हुआ। काफी सोसाइटीज में इन दोनों की मैरिज हो जाती है, बोला जाता है अलग अलग ब्लड है ना। पर्सपेक्टिव है, इंसान का पर्सपेक्टिव है, इतना आपको इसमें हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुस्लिम्स में भी आप देखो तो मुस्लिम्स में भी हो जाती है, ठीक है, पर्सपेक्टिव है। और काफी हिंदूज में भी होती है, स्पेशली साउथ इंडिया में। और काफी बार बोला जाता है भाई ये दोनों भाई बहन, ठीक है। काफी बार तो ये भी बोला जाता है कि भाई ये पेरेंट है, इसके भाई थे P1, इनके जो बच्चे C1 है, इनका जो बच्चा है, ये लेट्स से ये भी गर्ल है, तो इसकी और इसकी भी शादी नहीं हो सकती। काफी जगह ये भी बोला जाता है। तो इंडिया में वैरायटी का कंट्री है, ये आपको याद रखना, डाइवर्स कंट्री है, जो हमें समझना चाहिए, जो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। For early societies, histories can retrieve information about elite families fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of ordinary people. तो देखो, ये ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है कि इलाइट फैमिली मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बारे में पढ़ लिया जाए, क्योंकि उनकी हिस्ट्री आपको इजीली मिल जाती है, बुक्स में लिखी हुई है, टेक्स्ट में लिखी हुई है। वो अपनी हिस्ट्री लिखते रहते थे। अब गरीबों की क्या कौन पढ़ेगा हिस्ट्री, कभी सोचा है आपने? लेकिन आजकल इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। भाई उस टाइम में गरीब लोग कैसे सोचते थे, जो मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन थी इंडिया की, ठीक है भैया। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अशोका के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ा, मजा आ गया मुझे पढ़ के, है ना। लेकिन इसकी इनके टाइम में इसकी प्रजा कैसी थी, क्या सोचते थे, ट्राइबल्स क्या सोचते थे, वुमेन क्या सोचती थी, क्या उस टाइम में ट्रांसजेंडर होते थे या नहीं होते थे, है ना, बच्चे क्या सोचते थे, है ना। तो ये सब बातें हैं, ये आजकल हिस्टोरियंस का फोकस है, और इसी पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल। अब ये नहीं पूछा जा रहा शोका बशोका, सोसाइटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होती होंगी। Historians also investigate and analyze attitude towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people thinking. तो लोग सोचने भाई वो सोचता कैसे था, है ना। हिस्ट्री आगे बढ़ रही है ना, ऐसा थोड़ी ना अब उसी चीज में हम पढ़ते रहेंगे। इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शंस। तो आइडिया अगर आप समझ जाओ इंसान कैसा है, तो एक्शन आप खुद समझ जाओगे, है ना। जस्ट एज एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड। तो ये भी चीज है, एक्शन से एटीट्यूड भी चेंज होता है। कैसे कैसे ये कैसे हुआ? जैसे अशोका ने कालिंगा वार लड़ी और जीत गए, लेकिन उसमें इतने सारे लोग मर गए कि उनको बहुत दुख हुआ, और उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। उन्होंने बोला भाई अब मैं जो है, अब मैं धम्मा प्रमोट करूंगा, मुझे युद्ध वगैरह नहीं करना, धम्मा घोष स्टार्ट करा।
ठीक है. So these are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their notions. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है. आप मुझे ये बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आए, सीजी मौर्य, अशोका बड़े पॉपुलर लीडर थे. इनके बीच में जो लीडर आया उसका नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ. ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, राइट. और मुझे एक और क्वेश्चन का आप आंसर देंगे कि इंडिया में कैलेंडर जो फॉलो किया जाता है उसमें कौन सा एरा फॉलो किया जाता है, अब ये केबीसी में भी आया था क्वेश्चन. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर डिटेल्स के बारे में. थोड़ा सा आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है. फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर.